वेलकम अगेन विद्यार्थी मित्रों, मैं BD सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय। चैप्टर नंबर 6 कक्षा 12 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जीन अभिव्यक्ति का नियमन के बारे में समझाऊंगा। ध्यान से समझें तो ही समझ में आएगा। जेनेटिक्स का टॉपिक है, इसलिए थोड़ा समझने में हार्ड है। जीन अभिव्यक्ति का नियमन मतलब कि हर वक्त हर एक जीन अभिव्यक्त नहीं होता। मतलब कहने का ये कि हर वक्त हर प्रोटीन काम में नहीं आती। जब जो प्रोटीन काम में आती है वही प्रोटीन केवल बनती है। मान लीजिए कोई एक बांस का बहुत लंबा डंडा है, उसमें से बीच का भाग आपको काट के निकालना है, या एक सीढ़ी बनानी है तो उसके कुछ टुकड़े करने पड़ेंगे। कौन सा टुकड़ा कौन से साइज़ का है उस हिसाब से आपको उसको लगाना पड़ेगा। बस इसी प्रकार से हमारे शरीर में कोशिका के अंदर कौन सी कोशिका में कौन सी प्रोटीन बनानी है ये सब कुछ अलग अलग है। परंतु ई कोलाई में एक ही कोशिका होती है। वहाँ पर जीन अभिव्यक्ति का नियमन एक सिंपल संरचना के रूप में है। वहाँ पर इस तरह की कठिनाइयाँ नहीं होती। परंतु हमारे शरीर की आप देखें, मुख गुहा में लार की ज़रूरत होती है, तो लार ग्रंथियों की कोशिका लार रस का स्राव करने के लिए उस तरह की प्रोटीन बनाएंगी। परंतु हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पाचन तंत्र के अंदर अलग प्रकार के एंजाइम बनेंगे, अलग पाचन क्रिया करने के लिए बनेंगे। रुधिर बनाने के लिए अलग प्रकार की प्रोटीन। तो कौन सी कोशिका में कौन सी प्रकार की प्रक्रिया होनी है, यह कार्य DNA द्वारा होता है। केंद्रक में आया DNA सूचना देता है, उस सूचना से मैसेंजर RNA के द्वारा प्रोटीन निर्माण की क्रिया होती है, जो कि मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताई। परंतु यह क्रिया उतनी सरल नहीं है जितनी कि हम यहाँ बोल देते हैं, सोच रहे हैं। इस प्रक्रिया को करने में कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं कि कौन सी प्रक्रिया में कौन से प्रोटीन का बनाना ज़रूरी है और कौन से को छोड़ना है। बिल्कुल सेम इस तरह से कि मान लीजिए किसी गेम को खेलने के लिए 15 खिलाड़ी हों, उन 15 खिलाड़ी में से कौन सा खिलाड़ी अच्छा खेलता है, कौन सा खिलाड़ी हिटमैन है, कौन सा नेट के पास खेलेगा, कौन सा सर्विस करेगा, अलग अलग होता है। बिल्कुल बस उसी प्रकार से यहाँ भी सब कुछ अलग अलग होता है और उसे पसंद करना पड़ता है कि भाई ये कार्य आज करना है, ये कार्य नहीं करना है। तो ये क्रिया करेगा कौन, उसी चीज़ को कहते हैं हम जीन अभिव्यक्ति का नियमन। जीन अभिव्यक्ति का नियमन प्रोकैरियोटिक में एक सिंपल प्रक्रिया है, परंतु यहाँ यूकैरियोटिक में बात करें तो ये 4 स्तरों में पूरी होती है। ये 4 स्तर आपको मित्रों याद रखने हैं। प्रारंभिक अनुलेखन स्तर, दूसरा है संसाधन स्तर या संबंधन स्तर, तीसरा है अभिगमन केंद्रक से कोशिका द्रव्य रूप में, और चौथा है स्थानांतरण स्तर प्रोटीन संश्लेषण। मतलब कि लास्ट में होता है प्रोटीन संश्लेषण। सबसे पहले उनकी आयोजन करना होता है कि कौन से प्रकार की प्रोटीन बनानी है, कौन सी नहीं बनानी है। मैं बारंबार बोल चुका हूँ कि जैसे कि कोई एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर यहाँ केंद्रक है, केंद्रक में DNA है, ये DNA में से यहाँ मैसेंजर RNA बना। अब मैसेंजर RNA पे यहाँ तो बहुत सारे एमिनो एसिड लगने की संभावना है, परंतु इनमें से मान लीजिए कि एक छोटा सा टुकड़ा एमिनो एसिड बनाना है और बाकी के टुकड़े को नहीं बनाना है, तो इसको कैसे रोकना है। और इस पूरे के पूरे लंबे DNA और RNA के ऊपर कहाँ से RNA बनाना है, कहाँ पर रोकना है, ये सारी प्रक्रियाएं कुछ एंजाइम्स के द्वारा और कुछ दूसरी प्रक्रियाओं के छोड़ने या रखने के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ हम असीम केंद्रीय कोशिका में देखें तो असीम केंद्रीय में जीन अभिव्यक्ति का नियमन प्रारंभिक अनुलेखन स्तर पर विशेष स्थान पर होता है, यानी किसी एक स्थान पर। यह मान लीजिए प्रोकैरियोटिक है तो DNA यहाँ पर पड़ा ही हुआ है, तब जिसे प्रारंभन स्थल या नियामक स्थल कहते हैं, जो नियमन कर रहा है, और इसे उन्नायक स्थल के नाम से जाना जाता है, जिस स्थान पर प्रोटीन निर्माण की क्रिया होगी। उन्नायक की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाले प्रोटीन के विशेष क्रम के प्रचालक यानी ऑपरेटर या ऑपरेशन कहते हैं, जिसे ऑपरेटर द्वारा किया जाता है। ऑपरेटर को कौन एक्टिव करता है? ऑपरेटर को एक्टिव करने वाला जो प्रोटीन बनाने के लिए तैयार है, जिसे पता है कि ये प्रोटीन बनानी है, वो ऑपरेटर को एक्टिवेट करता है। यह उन्नायक के समीप होता है। प्रचालक जीन अभिव्यक्ति का नियमन करता है। सहयोगात्मक रूप से सक्रिय कारक या जानकारी के रूप में रिप्रेशन
कार्य करने के लिए किया जाता है। ऐसे कई प्रकार के प्रचालक हैं, जैसे लैक प्रचालक, ट्रिप प्रचालक, एटा प्रचालक, हिस प्रचालक और वेल प्रचालक। इनमें से हम यह लैक प्रचालक के बारे में आपको समझाएंगे कि लैक प्रचालक क्या है। दूसरी बात करें तो जो प्रचालक है वो अन्योन्य क्रिया द्वारा नियमित होती है। अन्य मतलब कई सारी क्रियाओं द्वारा। ऐसे प्रत्येक ऑपरेंड का अपना विशिष्ट प्रचालक व दमनकारी होता है, यानी प्रत्येक प्रक्रिया को करने के लिए उसके लिए विशिष्ट रचना वाले द्रव्य होते हैं। जैसे कि हम यहाँ बात करें लैक प्रचालक की, तो लैक प्रचालक केवल लैक प्रचालक LAC ऑपरेटर में मिलता है। यह विशेष रूप से लैक दमनकारी LAC रिप्रेसर से आपसी क्रिया करके बनता है। हम लैक प्रचालक की बात करें तो जैकोब और मोनार्ड नामक वैज्ञानिक ने, 2 वैज्ञानिक थे, जैकोब और मोनार्ड। ये प्रयोग किया और ई कोलाई में लैक प्रचालक की रचना का अध्ययन किया। उन्होंने आनुवंशिक विशेष जिन्होंने पहली बार अनुलेखनीय नियमित तंत्र के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि लैक का मतलब है लैक्टोज में पॉलीसिस्टोनिक संरचनात्मक जीन का नियमन एक सामान्य उन्नायक व नियामक जीन द्वारा होता है। यह जीवाणु में एकदम सामान्य रचना है। अगर जीवाणु के अंदर इसकी अध्ययन करें ई कोलाई के अंदर, तो यहाँ पर कब प्रोटीन बननी है कब नहीं बननी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि किसी एक ई कोलाई बैक्टीरिया में लैक्टोज दिया जाता है, वो बैक्टीरिया रोजाना लैक्टोज ग्रहण करता है और लैक्टोज को पचाने के लिए वो लैक्टेज एंजाइम बनाता है, यानी कि रोजाना उसको प्रोटीन बनानी पड़ रही है। लेकिन एक दिन ऐसा हो जाए कि उसको लैक्टोज न देकर के सीधे ग्लूकोज दे दें तो उसे लैक्टोज नहीं बनाना पड़ेगा। बिल्कुल इस तरह से जैसे मान लीजिए हमारे घर में रोज़ाना हम खाना बनाते हैं, लेकिन एक दिन खाना बना हुआ तैयार होटल से ले आएँ तो क्या होगा? हमें खाना बनाना पड़ेगा उस दिन? नहीं बनाना पड़ेगा। इसकी जवाबदारी किसकी है? जो खाना बनाना था उसकी, कि भाई आज हमें कोई भी सामान बाहर नहीं निकालना है, कोई भी खाना बनाने का सामान, कोई खाना बनाने की वस्तुएं, मसाले इत्यादि नहीं निकालने हैं, हमें केवल थालियों से काम चला लेना है। लेकिन अगर कहीं से निमंत्रण आ जाए तो हमें थाली भी नहीं निकालनी है। ये सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है कि आज हमें क्या करना है, आज हमें क्या नहीं करना है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमारी कोशिका के अंदर भी ये सारी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं कि हमें कौन से प्रकार की प्रोटीन आज बनानी है, कौन सी नहीं बनानी है। ये प्रक्रिया कैसे होती है मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक ये मैसेंजर RNA का पूरा एक पट्टा है, DNA के ऊपर ये संरचना के रूप में लगे हुए हैं। अब यहाँ ये प्रक्रिया में Z, Y और A 3 जीन हैं। ये तीनों जीन हैं जिन्हें हम संरचनात्मक जीन के नाम से जानते हैं। इसमें लैक्टोज व ग्लूकोज का निर्माण यहाँ होगा और इसके लिए 3 जीन जवाबदार हैं, Z, Y, A। Y जीन परमीएज का कूटलेखन करता है, ये परमीएज, और जो कोशिका के लिए बीटा गैलेक्साइडेज की पारगम्यता को बढ़ाता है। पहले ये क्या करेगा? पारगम्यता को बढ़ाएगा। जीन A द्वारा ट्रांस एसिटाइलेज, ये ट्रांस एसिटाइलेज का कूटलेखन करता है। इस तरह से लैक प्रचालक के सभी 3 जीनों के उत्पादन लैक्टोज उपापचय के लिए आवश्यक हैं। बीटा जीन जो होता है, Z जीन, बीटा गैलेक्साइडेज के लिए, ये है बीटा गैलेक्साइडेज के लिए, और ये बीटा गैलेक्साइडेज का कूटलेखन करता है। ये मेन है, कूटलेखन करता है। पारमीएज ये कोशिका के लिए पारगम्यता बढ़ाता है कोशिका के अंदर बीटा गैलेक्साइडेज की, और ट्रांस एसिटाइलेज ये ट्रांस एसिटाइलेज का कूटलेखन करता है। इस प्रकार से 3 जीन काम करते हैं।
लेकिन इन तीनों जीनों को साथ में बनाना पड़ेगा, तो ही जाकर के प्रोटीन निर्माण होगा। तो ये कब नहीं होता और कब होता है, इसके बारे में बात करें तो यहाँ देखिए, ये दमनकारी यानी कि प्रेरक अणु यहाँ अलग है। ये दमनकारी मैसेंजर आरएनए इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर ये जाकर के उस जगह पर जुड़ जाए ऑपरेटर जीन पर, यहाँ बीच में ये ऑपरेटर जीन है, इस ऑपरेटर जीन से जिसको कि काम करना है उसको रोक के रखे, जैसे कि ब्रेक लगा के रखते हैं, तो ये ब्रेक लगा के रखा है, इसके ऊपर ये ब्रेक लगा के रखा है। अब यहाँ पर प्रेरक की अनुपस्थिति है, प्रेरक की अनुपस्थिति होने के कारण ये प्रत्यांकन नहीं होगा। प्रचालक क्षेत्र ओ में दमनकारी बंधन अनुलेखन को बाधित कर देता है। लेकिन यदि इसको हम यहाँ से हटा दें का मतलब जो चीज़ हमारे पास है उसका निर्माण नहीं होगा। लेकिन हमने यहाँ से इसको हटा दिया, ये देखिए ऑपरेटर जीन को खाली कर दिया और यहाँ पर जो रिप्रेसर था और प्रेरक घटक था उसे उसने जोड़ के रख लिया। इसे निष्क्रिय दमनकारी कहते हैं। अब ये यहाँ पर ऑपरेटर जीन पर अपना असर नहीं दिखा रहा। जब ऑपरेटर जीन पर अपना असर नहीं दिखाएगा तो जेड, वाई और ए ये तीनों जीनों का प्रत्यांकन होगा। तीनों जीनों के प्रत्यांकन होने के कारण बीटा गैलेक्साइडेज, पारमिएज और ट्रांसएसिटाइलेज तीनों का स्थानांतरण होगा और तीनों प्रकार के एंजाइम्स बन जाएंगे और प्रेरक की उपस्थिति के कारण ये अनुलेखन होने से वो प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा जो प्रोटीन को ये बनाना चाहते हैं। जैसे कि लैक्टेज क्या है? एक एंजाइम है जो लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। दूसरी बात करें यहाँ थोड़ा, तो लैक्टोज एंजाइम बीटा गैलेक्साइड के लिए क्रियाधार का काम करता है जो प्रचालक की सक्रियता के आरंभ या निष्क्रियता के समय नियमित करता है। इसे प्रेरक कहते हैं। यही खुद प्रेरक बन जाता है। मान लीजिए कि घर में चीनी के डब्बे में चीनी है, तो चीनी को क्यों लाया जाएगा? चीनी उसमें और नहीं भरेंगे, यानी प्रक्रिया बंद। और अगर चीनी के डब्बे में चीनी खाली हो गई, यानी ये खाली हो गई, तो हम चीनी को भरने की कोशिश करेंगे। बस उसी तरह से पूरा काम होता है। जो एंजाइम हमारे पास शरीर में कोशिका के अंदर अवेलेबल हैं, उनके लिए हम आरएनए क्यों बनाएंगे, उनके लिए हम प्रोटीन क्यों बनाएंगे, उनके लिए हम क्यों कोई कार्य करेंगे जो चीज़ हमारे पास है। लेकिन जो चीज़ हमारे पास नहीं है हम उसके लिए कार्य करेंगे। तो जो चीज़ें हमारे पास आवश्यक होती हैं उन्हीं का प्रत्यांकन होता है, बाकी चीज़ों का प्रत्यांकन नहीं होता है। इसी को कहते हैं लैक प्रचालक। दूसरी बात ये कि यदि लैक प्रचालक के लिए ग्लूकोज का गैलेक्टोज प्रेरक के रूप में कार्य नहीं कर सकता तो ये प्रक्रिया लैक्टोज की उपस्थिति में लैक प्रचालक को अभिव्यक्त हो सकता है। इसीलिए दमनकारी द्वारा लैक प्रचालक के नियमन को ऋणात्मक नियमन कहा जाता है। लैक प्रचालक धनात्मक नियमन है जो पॉजिटिव रेगुलेशन करता है और इसके नियंत्रण में भी होता है। इसलिए इस स्तर पर इसके बारे में अधिक चर्चा आगे की क्लासों में पढ़ोगे कि यूकैरियोटिक में ये प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, कौन करता है। क्योंकि वहाँ पर एक दमनकारी नहीं होता, अनेक दमनकारी और अनेक प्रेरक घटक होते हैं जिसके द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होती है। अभी हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब मनुष्य के अंदर कितने जीनोम पाए जाते हैं, इनका अध्ययन कब हुआ और इनको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अर्थात मनुष्य में पाए जाने वाले जीनों की संख्या 1990 में मानव जीनोम के अनुक्रमणों की जानकारी प्राप्त करने हेतु एक योजना प्रारंभ की गई जिसे मानव जीनोम परियोजना कहते हैं। इसे महापरियोजना का नाम दिया गया क्योंकि इसमें 3×10⁹ क्षार युग्म पाए जाते हैं। इनकी खोज करने के लिए अत्यधिक लंबा समय लगा, लगभग 13 वर्ष, और अत्यधिक खर्च हुआ $9 मिलियन। अनेक देशों ने सहयोग दिया। अमेरिकी ऊर्जा विभाग, राष्ट्रीय संस्थान को वेलकम ट्रस्ट, जर्मनी, फ्रांस, जापान, चीन, इंडिया आदि देशों ने इसकी मदद की। इन जीनों को समेकित करने के लिए लगभग
3000 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर प्रत्येक जीन को एक अक्षर मान लिया जाए, प्रत्येक जीन को एक अक्षर मान लिया जाए, तो उनको अंकित करने के लिए 33,000 बुक की ज़रूरत पड़ेगी, जिनमें 1000 अक्षर प्रत्येक पृष्ठ पर लिखे हों और ऐसे 1000 पृष्ठ हों, 1000 अक्षर एक पेज पर और 1000 पेज हों, ऐसे 33,000 बुक चाहिए, तब जाकर के हम पूरे को वहाँ कंप्लीट रूप से लिख पाएंगे। अगर इसकी लक्ष्य की बात करें कि ये क्यों किया गया, क्या ज़रूरत, इतना खर्चा करने की क्या जानने की ज़रूरत है, तो उसके लिए जानने के लिए इसके लक्ष्य रखे गए कि मानव जीनोम के सभी 20 से 25,000 जीनों की जानकारी प्राप्त करना कि कौन सा जीन कहाँ लगा है, उसके क्या लक्षण हैं, कि पता लगाना। लगभग 3 बिलियन रासायनिक क्षारकों के अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त करना। अनुक्रम मतलब कौन कहाँ लगा है। दूसरा, इनकी उपरोक्त जानकारी आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना, आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना नंबर वाइज। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु संग्रह की तकनीकी का विकास करना तथा उनका विश्लेषण करना, और योजना द्वारा में उत्पन्न योजना के से उत्पन्न सामाजिक, नैतिक और कानूनी समस्याओं का समाधान खोजना कि क्या क्या समाधान, इसमें क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, जिसे ELSI नैतिक, कानूनी व सामाजिक मुद्दे, सोशल इन्फॉर्मेशन। इसकी कार्यप्रणाली कैसी है? इसकी कार्यप्रणाली देखें तो कार्यप्रणाली में इसमें 2 महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया जाता है। एक व्यक्त अनुक्रमण घुंडी यानी कि ESTS, व्यक्त अनुक्रमण घुंडी, एक्सेप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, और दूसरी है अनुक्रमण टिप्पण SA, सीक्वेंस एनोटेशन। दूसरा अनुक्रमण टिप्पण मतलब अंकित करना, इंग्लिश में है सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें RNA में व्यक्त होने वाले जीन अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त की गई और इसमें व्यक्त तथा अव्यक्त प्रकार के जीन की जानकारी प्राप्त की गई, यानी कौन से जीन व्यक्त होते हैं, कौन से जीन व्यक्त नहीं होते हैं, कौन से जीनों का काम हमेशा पड़ता है और कौन से जीन रोग फैलाते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया गया। अतिथीय के रूप में जीवाणु व ईस्ट का प्रयोग किया गया तथा संवाहकों के रूप में ई. कोलाई को लिया गया। इसमें ई. कोलाई के अंदर संख्या ज्ञात की गई। अगर मनुष्य के अंदर देखा जाए तो मनुष्य के अंदर ये क्रोमोसोम्स गुणसूत्र 1 का अनुक्रमण में 2006 के अंदर ये पता चला। 24 गुणसूत्रों में अंतिम जो गुणसूत्र था इसे 22 प्लस लिंग गुणसूत्र और X और Y की अनुक्रमण की आवश्यकता होती है। दूसरा चुनौतीपूर्ण कार्य था जीनोम का आनुवंशिक व भौतिक नक्शे के रूप में तैयार करना। इन सब चीज़ों को तैयार करने के लिए एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया गया कि इसकी विशेषता क्या है। HGP की विशेषताएं, जिनमें मानव जीनोम मनुष्य में 20,000 जीन पाए जाते हैं, लगभग ये 20 से 30,000। मानव जीनोम गुणसूत्र 1 में सबसे अधिक जीन पाए जाते हैं, जिनमें गुणसूत्र 1 के अंदर 2968 जीन पाए जाते हैं और सबसे कम जीन तथा गुणसूत्र Y
में सबसे कम जीन 231 मिलते हैं। एक जीन में औसत 3000 क्षारक पाए जाते हैं। सबसे बड़ी जीन डिस्ट्रोफिन होती है जिसमें 2.4 करोड़ क्षारक पाए जाते हैं। जीन की संख्या 30,000 और इनकी संख्या जो होती है वो लगभग 80,000 से 1.4 लाख से काफ़ी कम है जो पहले धारण की गई थी। जिनकी संख्या 30,000 जो पहले के अनुमानित, जैसे पहले माना गया था कि जनसंख्या संख्या इतनी है, उनके मुकाबले में ये कम थे, ऐसा कहा गया। मानव जीनोम में कुल 31,647 करोड़ क्षारक पाए जाते हैं मनुष्य के अंदर। इनमें सभी मनुष्य में 99.9% क्षारक लगभग समान होते हैं, यानी कि डीएनए का जांच करें तो लगभग सभी जीनों में ये समान पाए जाएंगे सभी मनुष्य में। केवल मात्र 0.10% अलग जीन पाए जाएंगे। 50% से अधिक जीनों के कार्य के बारे में जानकारी ज्ञात हो गई है और लगभग 2% जीन ही कूट लेखन करते हैं, मतलब कि प्रोटीन निर्माण करने की क्रिया केवल 2% जीन करते हैं। इसी प्रकार से रोग धारण करने वाले जीन भी कुछ कम मात्रा में हैं। बहुत जीनों के बहुत बड़े भाग का निर्माण पुनरावर्तित अनुक्रमों के द्वारा होता है, VNTR द्वारा। पुनरावर्तित जीनों के द्वारा होता है जिसे VNTR कहते हैं। पुनरावर्तित डीएनए कूट लेखन क्रिया में संभाग नहीं लेते। पुनरावर्तित डीएनए जो रिपीट करके बनाए जाते हैं वो भाग नहीं लेते। कुछ स्थानों पर एकरा क्षारक कम बेश पाया जाता है। लगभग 1.4 करोड़ क्षारक ऐसे हैं जिन्हें एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता SNP कहते हैं, इसके द्वारा रोगों की पहचान की जा सकती है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जिसे कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म SNP का पता लगेगा। इन जानकारी के अनुसार ही हम डीएनए का और जीनों का अध्ययन करते हैं। अगर इनके उपयोग और भविष्य की चुनौतियां देखें उपयोग एवं भविष्य में चुनौतियां, तो शरीर की समानताओं एवं रोगों की पहचान में इसका उपयोग होगा, रोगों के उपचार में, रोगों के रोकथाम में, और कुछ डीएनए की विभिन्नताओं में पता लगाना। जीनों की, डीएनए यानी जीनों की विभिन्नताओं का पता लगाना। अमानवीय जीवों के जीनोम चित्रण में, जैसे कि ऑलिविक्सप्सी, ड्रोसोफिला आदि के जीनों का पता लगाना। अमानवीय जीनों के जीनोम चित्रण का उपयोग कृषि सुधार, स्वास्थ्य संरक्षण, सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन एवं प्रदूषण रोकने में, जीवन के रसायनों को वांछनीय बनाने में, यानी कि जीवन के अंदर कोई भी रसायनों को वांछनीय बनाने की रूप में भी इसका उपयोग किया जाने वाला है। अनेक आनुवंशिक रस्सियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए और जैव सूचना विज्ञान के विकास में भी इसका उपयोग है। इसके अलावा ऊतकों एवं अंगों के अर्बुद में मिलने वाले सभी इन लोगों हजारों जीन प्रोटीन से आपस में जुड़े होते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है।